महेंद्र जी पीछे ज़्यादा बैठ के आगे आ जाओ, आगे उठा लो, वहाँ जब जगह खाली प्लाट खाली है तो आगे बैठो, आप भी उठा लो, आगे ले लो आगे। अब हम इसमें अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार क्रिया में श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर करते हैं। अभी जो मैं बता रहा था आपको, ये उड़ियन बंद था। इसमें हम 3 बंद लगाते हैं। योग में 3 शक्ति बंद लगते हैं। तीनों शक्ति बंद से शरीर की ऊर्जाएं एज इट इज़ रोक ली जाती है। तो ऊपर से यानी कि हेड के साइड से जो शक्ति रोकने का तरीका है वो ठुड्डी को नीचे करते हैं, इसका नाम जालंधर बंद है। जब हम पेट को अंदर खींच लेते हैं तो इसका नाम उड़ियन बंद है। और नीचे से एनएस या रेक्टम के जो मसल से खिंच जाते हैं, दैट्स कॉल्ड मूल बंधा। ये तीनों बंद जब लग जाते हैं तो अब आपकी पूरी शक्तियाँ शरीर में संपीड़ित होने लग जाती है। और संपीड़ित जब शक्तियाँ होती है तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर के भीतर जो भी ब्लॉकेज हैं उन ब्लॉकेज को खोलने की क्षमता रखती है, क्योंकि शरीर में ही एनर्जी आपकी घूमने लग जाती है। तो जिसमें जहाँ पर भी नाड़ी विकार होगा, चाहे वो लोअर एब्डोमेन में है, एब्डोमेन में है, पेल्विक एरिया में है, चेस्ट एरिया में है, ब्रेन में है, किसी भी जगह पर है, तो उन ब्लॉकेज हुई हुई नाड़ियों को, नर्वस सिस्टम को, मसल्स को या एनर्जी को या प्राण को वो पूरी तरह से वापस खोलने की क्षमता रखते हैं। एक बात। दूसरी बात, ये पूरे शरीर की क्षमताओं को वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। तीसरी बात, आपकी अपनी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होता है। 5 आपकी ज्ञानेंद्रियाँ और 5 आपकी कर्मेंद्रियाँ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए आप और हम परेशान हैं। हमारी आंखें उल्टे सीधे दृश्य देख लेती है, फिर परेशान करती है। कान उल्टी सीधी बात सुनते हैं और फिर ब्रेन प्रभावित हो जाता है और हम हलचल मच जाती है अंदर। ऐसे ही हाथ, ऐसे ही जीभा, ऐसे ही नाक, ये सभी अंग हमारे नियंत्रण में ना होने के कारण प्रत्याहार की स्थिति पैदा नहीं होती है। और योग में प्रत्याहार नहीं है तो योग कुछ भी नहीं है, केवल एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये प्रत्याहार पैदा करने के लिए ये आगे जा कर के काफ़ी बड़ी क्रियाओं में से एक है जो प्राइमरी स्टेज की नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा अग्निसार आदि क्रियाएं करेंगे। पहले उड़ियन बंद फिर लगा करके देख लेंगे। ये हमारे शरीर में चक्रों में, चक्र जागरण में भी काम करता है। शरीर में सप्त चक्र स्थित हैं रीढ़ की हड्डी के साथ साथ, जो हमारी ऊर्जाओं को इधर उधर रूपांतरित करते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों से जुड़े हुए 3 सप्त चक्र। सप्त चक्र में से एक मुख्य चक्र आपका नाभि में, जिसका नाम है सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र भी बोलते हैं उसको, तो ये मणिपुर चक्र। उसके बाद में हृदय चक्र जो है यहाँ पर स्थित है, इसका नाम हृदय चक्र। ये यहाँ पर विशुद्धि चक्र, ये यहाँ पर आज्ञा चक्र। नीचे चले जाएंगे तो नाभि से जस्ट थोड़ा सा नीचे, 2 उंगल नीचे जाएंगे तो ये स्वाधिष्ठान चक्र, और उससे नीचे नीचे चले जाएंगे तो मूलाधार बोलते हैं उसको। फिर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, फिर सोलर प्लेक्सस या मणिपुर चक्र, फिर अनाहता या हृदय चक्र, फिर उसके बाद में गले में विशुद्धि चक्र, और यहाँ पर आज्ञा चक्र। ऊपर सहस्त्रार यहाँ पर रहता है, चोटी जहाँ रखते हैं ज़्यादातर ब्राह्मण आदि। तो ये सप्त चक्र ऐसे ही समझें जैसे बहुत बड़ी ऊर्जा शरीर में चल रही है, और ऊर्जा के केंद्र इधर उधर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिस प्रकार से गवर्नमेंट ट्रांसफार्मर लगा करके छोटी छोटी लाइनें डिवाइड करती है, वैसे ही सहस्त्रार यहाँ से बहुत बड़ी जो एनर्जी है वो आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उनके ये केंद्र हैं। और ऐसे ही फिर मेडिकल साइंस आगे चलती है। मेडिकल साइंस भी ENT जो बोलती है, जो आई नोज और थ्रोट जो डिसऑर्डर्स बोलती है, तो उसका संबंध सिर्फ विशुद्धि चक्रा से होता है। यहीं पर आएंगे सीधा। और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट बात करते हैं, अनाहत चक्रा की बात करेंगे। जब आपके ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बात करेंगे तो उस समय आपके नाभि चक्रा की बात करेंगे। तो ये जो भी चक्र हैं, इनका संबंध आपके सीधे वर्तमान काल के विज्ञान से भी है। तो अग्निसार क्रिया करेंगे अभी।
एक बार में जितना भी राउंड होता है 10, 20, 30 सेकंड या 10, 20, 30 फिर करें, फिर थोड़ा रुक लें, थोड़ी श्वास आदि ठीक कर लें, फिर दोबारा जब थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तब अभ्यास करें। श्वास इसमें रुका रहेगा, सांस चलेगा नहीं। ये कपालभाति नहीं है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग कपालभाति की तरह कर रहे हैं, कपालभाति नहीं, सांस रुका रहता है इसमें। जितनी देर होता है, चाहे वो 2 राउंड होते हैं, 5 राउंड होते हैं, 7 राउंड होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वो हथियार रेट दी? थोड़ा 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 हो जाएगा तो, नहीं तब तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। ये चर्बी से फर्क नहीं पड़ता, इसमें सॉफ्टनेस कम है इसलिए दिक्कत आ रही है। सॉफ्ट होगा पेट तो ही हो जाएगा। चर्बी चाहे ज़्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेट सॉफ्ट होगा तब ये पेट चलेगा, सॉफ्ट नहीं होगा तो नहीं होगा। ये इतनी क्रिया पावरफुल है कि कोई अगर वज़न करना चाहें, वेट रिड्यूस की जब बात करें तो यहाँ पर आप वेट कर लेना और उसके बाद में इस क्रिया को 10 मिनट करने के बाद में वज़न तोल लेना। 200 ग्राम से 300 ग्राम वेट नीचे आ जाएगा तुरंत की बात है, प्रैक्टिकल है साहब। मतलब इन क्रियाओं, अभी जितनी भी क्रियाएं करी हैं तो आपका लगभग आधा किलो वेट अगर किसी ने तोला है तो आधा किलो वेट चला जाएगा, उससे तुरंत चला जाएगा नीचे। इसलिए इन अभ्यासों के बाद में जिनको वज़न रिड्यूस नहीं करना है वो डाइट अच्छी लेते हैं, जिनको वेट रिड्यूस करना है वो डाइट लो कैलोरी ले सकते हैं। लगी हो रही। इसको पोस्चर चेंज करके वज्रासन में भी कर सकते हैं आप। बार बार प्रैक्टिस करें। बेली फैट रिड्यूस है, बेली फैट कम हो जाए बाकी सब ठीक है। बेली फैट कम करती है, डाइजेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आप खाने में कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे जो फ़ायदा मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि भोजन की ज़्यादा फिर कंट्रोल में पाठक जी नहीं, फिर तो आराम से आप अपनी चाहती चीज़ें खा सकते हैं। हम तो नहीं खा सकते, बड़ी तकलीफ
भगवान ने सब कुछ दिया है, दौलत दी है, शोहरत दी है, लेकिन भोजन बंद करा दिया है ऐसे भोजन बंद करा दिया। परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक उसके आनंद नहीं ले सकोगे। ये पंगा पड़ गया। बस वही चलेगा। देखो यहाँ जब आप 1 घंटा यहाँ अच्छी तरह से तन्मयता से बिताते हैं, खास करके योग में, और बढ़िया योग अगर करने की हो आपके अंदर, तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा शारीरिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाती है चीज़ें भीतर से ही अपने आप ही वही सिलेक्शन होता है जो सही है। गलत चीज़ें खाई ही नहीं जा सकती, गलत चीज़ें शरीर स्वीकार ही नहीं करता। एक्चुअली में वो जो अलग तरीके से बात कर रहा है, बच्चा जो बात करता है वो देखो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, किसी का दृष्टिकोण अलग अलग है। बाजार में या जो प्रकृति ने जो भी चीज़ें दे रखी है वो सब खाने पीने की चीज़ें शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है। शब्द एक ही आता है, अति सर्वत्र वर्जते, हर जगह पर एक ही है, अति सर्वत्र वर्जते। अब आ जाता है चाहे गन्ने का जूस हो, चाहे गुड़ खाना है, चाहे मिश्री खाना है, चाहे चीनी खाना है, चाहे घी खाना है, चाहे तेल खाना है, चाहे जो भी XYZ है, ये सारे शरीर के पाचक चीज़ें हैं, पचाता है इनको अच्छी तरह से। गन्ने का जूस ठाट से पी सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अब आ गया कि जिसके ऑलरेडी गन्ना भरा पड़ा है पेट में फुल, तो ओवर कैलोरी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लूकोज ज़्यादा है ना उसमें, ग्लूकोज ज़्यादा होने से कैलोरी का मूल्य उसका ज़्यादा हो जाता है सामान्य की अपेक्षा। लेकिन अब दूसरी तरफ बहुत सारे जो डॉक्टर, बहुत सारे शोध आ रहे हैं जिनमें ये आ रहा है कि इवन शुगर वाला जो पेशेंट है वह भी गन्ने का जूस पी सकता है, क्योंकि जितने भी फ्रूट होते हैं, डायरेक्ट फ्रूट होते हैं, उनसे शुगर डायरेक्ट बढ़ती नहीं है। डायरेक्ट शुगर जो है आपके जैसे चीनी है या गुड़ हुआ या जो भी मीठे पदार्थ, मिठाइयाँ आदि होती है, डायरेक्ट वो चीज़ें ज़रूर नुकसान करती है। बाकी ये सारी चीज़ें ली जा सकती है अल्प मात्रा, और अब तो अल्प मात्राएं हो गई, मात्राएं नहीं थी। जब हम गांव में खेतों में खाते पीते हैं इनको, तो गन्ने की कोई लिमिट थोड़ी होती कितना खा लेते हैं। 1 गन्ना, 2 गन्ना, 4 गन्ने, 6 गन्ने, 10 गन्ने खाए हुए आराम से खाते रहते हैं। खेतों में कहाँ प्रभाव पड़ता है उसका, कोई नुकसानदायक चीज़ें नहीं, बहुत खाते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन शक्ति या शरीर में जो है पदार्थों का वितरण थोड़ा सा अपसेट कर लेते हैं हम ही स्वयं, तो फिर वहाँ पर तो गड़बड़ आई जाती है। पाचन शक्ति ठीक है, सब कुछ ठीक पच रहा है, आप वो कैलोरी बर्न भी ठीक कर रहे हैं, आप अपनी नियमित क्रियाएं भी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर एक चीज़ लगभग पच जाती है। थोड़ा सा एक राउंड और करेंगे इसका।